चलो, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया। तो कल हमने पढ़ा था थॉमसन सर के मॉडल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और उन्होंने इसको कंपेयर किया विद द वाटरमेलन। वाटरमेलन के साथ इसको कंपेयर किया, और इन्होंने एक और चीज बताई कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, कहीं कहीं जगह पे प्रेजेंट होते हैं, सीड्स की तरह, वाटरमेलन सीड्स की तरह। वेरी गुड। जो कि गलत प्रूफ हो गया बाय रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल के हिसाब से वो गलत प्रूफ हो गया। एक चीज इसमें और गलत प्रूफ हुई कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को नहीं बताता। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये बोलती है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब जितनी आपके अंदर अच्छाइयां हैं उतनी ही बुराइयां हैं, तो नेगेटिव न्यूट्रल। लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ न्यूट्रल वाला कंसेप्ट तो नजर आ नहीं रहा। सारा का सारा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये चीज एक्सप्लेन नहीं करती। ये बात आपने याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर हमने रदरफोर्ड सर के मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने गोल्ड की थिन फॉइल को लिया था और उसमें हमने अल्फा रेज पास करवाई थी। कौन सी रेज पास करवाई थी? अल्फा रेज। अल्फा रेज के बारे में हमने दो बातें जो है वो दो बातें हमने सुनी थी। ध्यान दो इधर। अल्फा रेज के बारे में हमने दो बातें पढ़ी थी। एक तो इसमें पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट होता है, और इसका मास 4 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के मास से। 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मास। अभी ये मास क्या है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो अल्फा रेज जो आई गोल्ड रेज के साथ, मतलब गोल्ड फॉइल के साथ, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी, उससे हमें कुछ चीजें पता चली कि एटम के अंदर जो है वो खाली स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ जगह पे। उसके अंदर खाली स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं और उसका मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है एट द सेंटर, जिसका नाम हमने क्या दिया था कल? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल पैटर्न के अंदर, जो रदरफोर्ड सर ने बताया था, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जहां पे उन्होंने मास प्रेजेंट होता है वहां पे उन्होंने ये भी बताया था वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, और जिसको हम प्रोटॉन्स बोल देते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमारे प्रोटॉन्स में ही आते हैं। एक्चुअली डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने एक लिमिटेशन पढ़नी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डेल्टन ने बताया था कि एटम जो है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये चीज गलत प्रूफ हो गई। ये एटम के को हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम डिवाइड इसको बिल्कुल कर सकते हैं, और वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जो कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। तो ये उन्होंने बताया दोनों ही नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, कोई साइन नहीं देते। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है इस मॉडल के अंदर। हमने कल डिस्कस किया था कि स्पाइरल होने के कारण से ये पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी तो फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा इसके साथ। यही होगा ना, अल्टीमेटली तो यही होना है। तो इससे हम बॉन्डिंग के कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड वाले जो शेयरिंग और उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, तो अब नील बोहर सर ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। नील बोहर सर जो थे वो इनके एक स्टूडेंट ही थे। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि करेक्ट किया उन्होंने, हम ऐसे मान लेते हैं उन्होंने इसमें वैल्यू ऐड करी। हमने थोड़ा ऐसे बोलना चाहिए इस चीज को, कुछ कुछ करेक्ट जैसे ही मान लो, कुछ कुछ इसमें तुम, क्योंकि स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एड करी उन्होंने। ये मेरे पास था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 4 न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। न्यूक्लियस हमेशा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बनता है। ओके, न्यूक्लियस हमेशा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बनता है। सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, हमने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाना ही नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो नील बोहर सर ने क्या एड ऑन किया, नील बोहर सर ने क्या एड ऑन किया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट शेल के अंदर रिवॉल्व करेंगे, वो डिस्क्रीट शेल के अंदर यानी कि नॉन कॉन्टिन्यूअस शेल के अंदर रिवॉल्व करेंगे। उधर कॉन्टिन्यूअस शेल था यानी कि स्पाइरल था, सीधा आके वो न्यूक्लियस के साथ टच हो रहा था। इधर अलग अलग लेवल्स हैं और इसी के ऊपर बेस रख के हम जो है वो अपनी स्टडीज को आगे लेके जाएंगे, इसी मॉडल के बेस के ऊपर। इन्होंने बताया कि भाई ये सारे शेल्स ना एनर्जी लेवल्स के बारे में है, इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। ओके, सबसे पहले इन्होंने एक चीज बताई कि जो सबसे अंदर वाला शेल है उसका एनर्जी लेवल है 1। सबसे अंदर वाला जो शेल है उसका एनर्जी लेवल है, इनर मोस्ट शेल का, जिसको हम के शेल बोलते हैं, उसका एनर्जी लेवल है 1। एनर्जी लेवल को आप डिनोट करोगे एनर्जी लेवल को आप डिनोट करोगे n इजिकल टू 1 करके। ओके, और ये अंदर वाला शेल है, इसका नाम होता है के शेल। ओके, बाहर वाला शेल जिसको हम बोलते हैं, जिसका एनर्जी लेवल है 2 और जिसको हम बोलते हैं L, उससे बाहर वाला एनर्जी शेल है जो M और इसको हम बोलते हैं n इजिकल टू 3, और बाहर वाला n इजिकल टू 4 और इसको हम बोलते हैं n। तो 4 शेल हमारे पास हैं K L M N। अभी 9th क्लास के बेस के ऊपर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे बोहर सर के मॉडल के ऊपर। यह बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि अंदर वाला शेल जो इनर मोस्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं के शेल, उसके बाद वाला होता है अपना एल शेल, और ये एम शेल और ये एन शेल। ये आप इसको इस डायग्राम के साथ कोरिलेट करके देख सकते हो। ओके, अब ये एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है, मतलब मैंने n इजिकल टू 1 लिखा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हमारे माइंड में आना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कि मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स क्यों लिखे, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। हाँ जी, पहली बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैंने पहले भी बताया। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं वही बता रहा हूँ। ओके, तो 4 शेल्स हो गए n इजिकल टू, मतलब 4 शेल के एल एम एन, और एनर्जी लेवल n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। तो सबसे पहला जो हमारा एनर्जी लेवल है जिसकी बात कर रहे हैं हमने, n इजिकल टू 1, और वो है के शेल के अंदर। अब आपको इसमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इसका एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इस शेल के अंदर, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं 2n स्क्वायर। तो
इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर और आंसर आएगा 2। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, याद करो। मैंने कहा था मैं अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। मैंने बताया था कि इसको एक्सप्लेन करूंगा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं। पिछले चैप्टर में बताया ना 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं मैक्सिमम, 2 8 18 32। क्यों आते हैं? वो इस फॉर्मूले की वजह से आते हैं। ओके तो अब हम एनर्जी लेवल लेके चलते हैं 2। अब हमारा एनर्जी लेवल क्या होगा? 2। और शेल कौन सा हमारे पास? L। एनर्जी लेवल अब हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर कर सकूंगा मैं, n की वैल्यू 2 डाल दी मैंने, तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 8। तो k में मेरे पास थे 2, L में मेरे पास आगे 8। क्यों आए? समझ में आ गई? आगे और थोड़ा सा हम फर्दर चलते हैं। देखो अब हमारे पास, इसको ध्यान से समझना, n इज इक्वल टू 3 है और ये मेरे पास m है। ओके तो अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, ये आएगी 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और ये 18। तो m शेल में मेरे पास आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 18 आएंगे। समझ में आई बात? अगले का भी ट्राई कर लो। अब अगले में हमारे पास क्या है? n शेल है हमारे पास, सॉरी n शेल है और n शेल के अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल है 4। एनर्जी लेवल कितना है? 4। तो एनर्जी लेवल 4 है तो इसका मतलब हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना होगा ये? 2 इंटू 16 यानी कि 32। तो n शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। बट जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तुम्हारे लेवल पे, उसमें हम फॉलो करेंगे ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल को, चाहे वो m शेल ही क्यों ना हो, हमने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं फिलहाल। अब इसका क्या रीजन है? वो सारा का सारा रीजन आपको 11th की केमिस्ट्री में आराम से, 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है, 2 एनसीईआरटीयां, जिसमें पहली एनसीईआरटी है जिसमें एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 11th की केमिस्ट्री का। उसकी बुक में आप रेफर करके, हाँ उसकी बुक में आप रेफर करके पढ़ सकते हो अच्छे से इसके बारे में डिटेल में। लेकिन अभी हमने 9th के लेवल पे करना है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि अभी आप मत पढ़ो, अभी जैसे आपको करवाया जा रहा है वैसे करो। कोई अगर बच्चा बहुत ही एडवांस पढ़ना चाहता है तो वो उसमें से जाके पढ़ सकता है, अदरवाइज रेकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज रेकमेंडेड नहीं है। ये सर जेम्स चैडविक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया। अब थोड़ा सा हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। देखो जैसे हमें रदरफोर्ड सर के एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चली कि कुछ ऐसी जगह है जहां पे सारा का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, किसका? एटम का। क्योंकि जब उन्होंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल ली, उस पे अल्फा पार्टिकल्स डाली। अब अल्फा पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वो हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा इनके ऊपर है। अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होगा कि अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर है। तो अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे ये रिपेल करेंगे।
तो इन्होंने जब अल्फा रेस डाली तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर रेस जो है, ज्यादातर रेस गोल्ड फॉइल को पार कर गई, गोल्ड फॉइल को पार कर गई ज्यादातर रेस। अब तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आ सकती हैं, यहां से दो चीजें आ सकती हैं दिमाग में, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर तो यहां पे सारी जगह पे पॉजिटिव 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 चार्ज होता जैसे कि थॉमसन सर ने बताया, तो ये अल्फा पार्टिकल्स या तो वहीं रुक जाते या इससे रिपेल करके दूर भाग जाते। यही हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो यही है। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते तो अल्फा पार्टिकल्स जाके चिपक जाते, अट्रैक्ट होता इलेक्ट्रॉन के साथ, सारी जगह इलेक्ट्रॉन 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 होते तो दोनों ही नहीं थे, सामने सीधा चले गए बाहर। तो बाहर जाने का मतलब क्या है, क्या कंक्लूड करूं कि खाली स्पेसिस थे। अभी भी मैं दीवार पे बॉल मारूं, अगर दीवार में खाली स्पेसिस होंगे तो बॉल नीचे जाएगी, जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें खाली स्पेसिस थे। तो लेकिन उन्होंने कहीं कहीं जगह पे देखा कि अल्फा पार्टिकल्स कहीं कहीं जगह पे या तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी या वो वापस आ रही थी। बहुत ही रेयर केसेस में वो वापस आ रही थी, वैसे डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज तो है। और वो उन्होंने बताया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे कंसंट्रेटेड था। सारा का सारा चार्ज जो है वो उनका पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब एक सिंगल पॉइंट ऐसा बताया जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, जिसमें से एक था न्यूट्रॉन और एक था प्रोटॉन। अब ये है हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक सर ने। तो जेम्स चैडविक सर ने इसको न्यूट्रॉन को यहां पे डिस्कवर किया और इन्होंने बताया ये एक ऐसा कोर सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मास ऑफ एटम में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब एटम तो कई तरीके का हो सकता है, गोल्ड का एटम, कार्बन का एटम, सोडियम का एटम, कई तरह के एटम है भाई। क्या चीज? मैं बता दूं, मैं बता रहा था, बड़े अच्छे फ्लो के साथ बता रहा था, मुझे बताने दो प्लीज, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं कई तरह के हो सकते हैं, एटम कई तरह का हो सकता है। गोल्ड का एटम अलग तरीके से बिहेव करेगा, ओके, और हमारा सिल्वर का एटम अलग तरीके से बिहेव करेगा, कॉपर का अलग तरीके से करेगा, क्लोरीन का अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। दुनिया में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, यही पढ़ा हुआ ना अपने, एक्सहेल करते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तभी करते हैं, नहीं तो दोनों ही अंदर ले लेते। बात समझ में आ रही है? दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। यूजफुल हमारे लिए क्या है और क्या हमारे लिए वेस्ट है वो अलग अलग है। वो किसके बेस पे हम बता रहे हैं? प्रॉपर्टीज के बेस पे। तुम्हें पानी पीना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि तुम्हें दोनों की प्रॉपर्टीज पता है, पानी फीका लगेगा, कोल्ड ड्रिंक मीठी लगेगी। कुछ तो डिफरेंस होगा ना उसके एटम लेवल पे। तो वो डिफरेंस अलग अलग एलिमेंट्स को हमारे जन्म देता है। अब अलग अलग एलिमेंट्स को हमने नाम देना हो या उनको हमने किसी तरीके से डिनोट करना हो, तो हमारे पास जो है वो एक आइडिया होना चाहिए हम किस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, कुछ सिंबल होना चाहिए। अब जैसे हमारे इंडिया का सिंबल है, इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग, अमेरिका का अपना सिंबल है, यूरोपियन कंट्रीज का अपना है, श्रीलंका का अपना है, ओके। तो वैसे ही हर एलिमेंट का जो सिंबल है वो अलग अलग होगा,
हर एलिमेंट का सिंबल अलग अलग होगा। तो ये कुछ पिक्टोरियल सिंबल्स हैं हमारे पास। ये हाइड्रोजन का सिंबल है जिसमें हमने एक सर्कल बना के बीच में डॉट डालना है, इसका मतलब हाइड्रोजन है। ओके, थोड़ा शेडेड है तो कार्बन है, खाली है तो ऑक्सीजन है। इस टाइप से मर्सिडीज वाला सिंबल बना हुआ है तो फॉस्फोरस है। याद रखना ये चीज, कई बार ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट आपका आएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसे एक सिंबल बना आ सकता है आपको पेपर में और आपसे ये पूछा जा सकता है ये किसका सिंबल है भाई। ये सल्फर का प्लस वाला, आई आयरन, सी कॉपर, एल लेड, एस सिल्वर, जी गोल्ड और पी प्लेटिना और ये एम मरकुरी। ये वैसे अपने लैटिन नेम्स के ऊपर से डिराइव किए गए हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आएंगे वो हमें दिए आईयूपीएससी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और हमें सिंबल्स दिए। अब उन रूल्स को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। हमें आईयूपीएससी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए, जिन रूल्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि यही एलिमेंट्स का, यही जो जिस रूल्स के अकॉर्डिंग ये बनेंगे उनको आपने आगे जाके फर्दर स्टडी में आपकी हेल्प करेंगे। फर्दर स्टडीज में यही काम आने वाला है। पूरी आगे 11th 12th की केमिस्ट्री में इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। तो जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है सिंबल का, उसको हम सबसे पहली बात है कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे अल्युमिनियम लिख रहे हैं तो अल्युमिनियम में जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जनरली पहला और दूसरा लेटर किसी भी एलिमेंट का यूज में आता है। जनरली बता रहा हूं, एक्सेप्शंस हैं। जनरली जैसे अल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की स्पेलिंग ये होती है। तो इसके जो पहले दो लेटर हैं इसको सिंबल बना दिया आईयूपीएससी ने। अब जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन का पहला लेटर उठा के उन्होंने सी बना दिया। तो पहला लेटर भी हो सकता है, पहले दो लेटर भी हो सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वैसे भी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास कार्बन और ये हमारे पास एल्यूमिनियम। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और अगर एक ही एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरा लेटर हमारा स्मॉल होगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। ये आपका रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि आईयूपीएससी के रूल के हिसाब से ऐसा नहीं है। हमने आईयूपीएससी के रूल के हिसाब से चलना है। इस बात को ध्यान से जरा समझ लेना। तो एल्युमिनियम को आप ऐसे नहीं लिख सकते। कैल्शियम, कैल्शियम सी ए लिखते हैं हम, कैपिटल सी स्मॉल ए। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत माना जाएगा। सी ए कैपिटल में नहीं लिख सकते। आपको पहला लेटर जो है वो बड़े अक्षर में लिखना होगा और दूसरा लेटर जो है वो छोटे अक्षर में लिखना। तो ये हमने समझ लिया, ये ए हेल है अल्युमिनियम, हमने ऐसे लिखना है। तो कोई भी लेटर, कोई भी एलिमेंट का अगर आपने सिंबल लिखना है आईयूपीएससी के हिसाब से, जैसे कार्बन है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था, उसका कैपिटल सी लिखोगे। ओके, क्योंकि फर्स्ट लेटर भी हो सकता है और सेकंड लेटर भी हो सकता है, मतलब पहले दो लेटर भी हो सकते हैं और फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। ओके, अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
इसमें एक एग्जांपल और देख लो आप, बोरोन देख लो, ये बी, कैपिटल बी होता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है वो लैटिन वर्ड से, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है वो लैटिन या फिर ग्रीक या फिर जर्मन नाम से दिया जाता है, जिनका हम इंग्लिश वाला नेम नहीं लेते। एल्यूमिनियम का जैसे हम Al लेते हैं, तो आप जैसे अभी पूछ रहे थे मेरे से कि सोडियम को हम Na क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ नेम ऐसे हैं जो हमारे लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक से लिए जाते हैं, इन लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं। अब जैसे आयरन है, फेरम वर्ड से लिया गया, क्योंकि उसको लैटिन में हम क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, तो पहले दो अक्षर इसके उठा लो, Fe। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि टंगस्टन, वोल्फ्राम, इनसे लिया जाता है W, टंगस्टन का W होता है, हालांकि टी से शुरू होता है इंग्लिश में। वोल्फ्राम इसको हम बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो इसलिए इसका नाम W से हम लेंगे। ओके, तो ऐसे कुछ सिंबल जो है वो हमारी देखने को आपको मिलेंगे। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स की लिस्ट है। एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au। गोल्ड का, अब देखो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल आपको Au मिलेगा, और ये ऑरम की वजह से, ऑरम Au। सिल्वर का आपको Ag देखने को मिलेगा, आर्जिटेनम, ठीक है, आर्जेंटम की वजह से आपको ये Ag देखने को मिलेगा। सोडियम का नेट्रियम, इसलिए आपको सोडियम का सिंबल किस तरह देखने को मिलेगा, Na, याद रखना आपने। ये अदर लैंग्वेजेस से लिए हुए वर्ड्स हैं, इसके बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस के ऊपर से। अब जैसे यूरेनियम है, उसका हम खाली यू लिखेंगे, एक सिंगल लेटर से आया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर की ना अपनी बहुत प्यारी कहानी है। वो कहानी ऐसे है, पहले हम एटम्स को क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, उनका मास कितना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हम एटॉमिक नंबर पे आए। तो एटॉमिक नंबर बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज को जज करने के लिए। ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। जैसे कि हम इसको लेते हैं Z, एटॉमिक नंबर को हम हमेशा Z के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको दिया हो Z इज इक्वल टू 11, तो आपको उस एलिमेंट के बारे में बात कर रखी है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है। आपको क्वेश्चन में Z इज इक्वल टू 11 दे रखा है, तो इसका मतलब आपको उस एलिमेंट के बारे में बात करी गई है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये बात को ध्यान से समझ लेना। अब इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z इज इक्वल टू 11 का मतलब क्या है कि ये वो एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि वो एटम किस प्रॉपर्टी का है, मेटल है, नॉन मेटल है। आगे आगे आपको पता लगेगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी ये यूजफुल होती है। किसी भी एलिमेंट का आपको पता करना हो तो
एटम एज अ होल न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आई कि नहीं आई? जो थॉमसन सर के मॉडल में नहीं देखने को मिली थी वो चीज यहां देखने को मिली कि प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। इस बात को जरा बड़े ध्यान से समझो कि प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। अब हमारे पास एक अलग कंसेप्ट आता है मास नंबर। रदरफोर्ड सर के जो एक्सपेरिमेंट में हमने ये बात समझी थी कि जो एक पॉइंट है ऐसा एटम के अंदर, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसका पूरा का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। एटम के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर सारा का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। ये सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे क्रोमेटिन डीएनए वगैरह मत लिख के आना, ये एटम का न्यूक्लियस है। ओके। तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर आप यहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड है और यहां पे हमारे दो तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास काफी हल्का होता है इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में घूमते हैं, सारा मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। रदरफोर्ड सर के मॉडल में हमने यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने? तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा मास नंबर। मास नंबर। तो मास जो है वो सारा का सारा हमारा डिटरमाइन होता है दो चीजों से, कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम ए से। एटॉमिक नंबर को किससे करते थे? जेड से। इसको डिनोट करेंगे ए से, कैपिटल ए से। कैपिटल ए फिलहाल किसी का भी सिंबल नहीं होता, तो हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। अब आपको जब रिप्रेजेंट करना है किसी भी एलिमेंट को, सपोज करो मुझे यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट करके दिखाया एनसीईआरटी में, मैंने सोडियम को रिप्रेजेंट करना है। सोडियम एक ऐसा एटम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। तो मैं हमेशा एटॉमिक नंबर को नीचे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बात याद रखना, इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं एटॉमिक नंबर को हमेशा सबसे नीचे लिखूंगा। ये बात आप समझ लो। ओके। और इसको मैं मास नंबर को हमेशा ऊपर रखूंगा। इसका मास नंबर 23 होता है, इसको मैं हमेशा सबसे ऊपर रखूंगा। यहाँ पे जैसे कार्बन का एक आपको एग्जांपल दे रखा है 12 और 6, मास नंबर इसका 12 है और ये 6 है। बात समझ में आई? अगर मेरे पास सपोज करो ये एलिमेंट x है, x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे आप मैथ में x वेरिएबल पढ़ते हो वैसे यहाँ पे हम x को कोई भी एलिमेंट की तरह रख सकते हैं। तो उसका जो z है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ लिखेंगे और ये हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। ओके। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने करनी है। ये जो टेबल है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आपकी एनसीईआरटी में से है। इसको आपको ब्लड में जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैसे इसका इंजेक्शन आपको लगा लेना है।
मतलब इतना अच्छे से याद होना चाहिए आपको ये चीज कि आपको सोते हुए और जागते हुए कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये इसका प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से मुझे याद है। मैं इसमें कोई घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस लेवल तक का तुम्हें याद होना चाहिए एट द एंड ऑफ द एग्जाम डे। मतलब आपको इतना याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, नक्श, अपनी भावनाओं पे काबू रखो। नक्श, अपनी भावनाओं पे काबू रखो। इधर देखो ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूं ना उसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक है तुम्हारा। अभी तुम केमिस्ट्री की दुनिया में गए हो। यहां से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, नियॉन का होता है 10, सोडियम का होता है 11। चुप, मैं बोल रहा हूं, अभी ये मेरा टेस्ट चल रहा है। सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, अल्मोनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, फॉस्फोरस का होता है 15, और सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17, आर्गन का होता है 18, पोटाशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ये मैं कुछ इसमें बहुत तोप नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इस हद तक आपको याद होनी चाहिए। मैंने पीछे देख के नहीं बोला, ये चीज माइंड में थी। ओके, इस हद तक आपको याद होना चाहिए। मतलब आप 11th-12th में आओगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा। अगर आप 11th-12th अच्छे से करोगे आपको ये हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है इसका। लेकिन 9th के लेवल पे मैं ये चाहता हूं कि आपको ये जल्दी याद हो जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 10th में भी देखने को बहुत मिलेगा। ये हो जाएगा यार, जनरली प्रैक्टिस करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार बनाओगे, तो इससे आपको बहुत जल्दी जो चीजें हैं वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो